बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। यूपी को बचाना है, यूपी को बचाना है। बहन तुम्हारी मर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन तुम्हारी मर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे मनोहर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे मनोहर काशीराम साहब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। बहन तुम्हारी मर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन तुम्हारी मर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मनीष दीक्षित मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मनीष दीक्षित मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मनीष दीक्षित मिश्रा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बहन तुम्हारी मर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी को बचाना है, यूपी को बचाना है। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। साथियों, फैजान भाई अपनी बात रख रहे थे, उसे कंटिन्यू करने का काम करेंगे। साथियों, हम सब के बीच में हमारे मुख्य अतिथि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी आ चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। मैं अपनी बात को आपके बीच में रख रहा था। मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दूं कि आप सबको पता है कि जो माफिया राज भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, वही हाल समाजवादी पार्टी के वक्त में भी हुआ करता था। ये दोनों ही पार्टियों में माफिया राज चरम पर था। इसलिए मैं आप सबको और उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि अगर इस उत्तर प्रदेश में, इस सूबे में अगर कानून का द्वारा कानून का राज स्थापित कोई कर सकता है, तो वही एक ही लीडर है, वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शासन होता तो जो लखीमपुर में जो किसानों के साथ हाल हुआ, जो टेरी साहब ने किया, उनके बेटे ने किया, क्या वो कभी हो सकता था? मैं दावे के साथ करता हूं, वो पोस्ट पे तो बहुत दूर की बात है। अगर बहुजन समाज पार्टी का शासन होता तब तक वो जेल के सलाखों के पीछे होते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के सामने कोई भी टहनी चैनी खैनी कोई भी काम नहीं करेगा। वो सब जितने माफिया है वो जेल के सलाखों में रहा करते हैं। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता ने जो समाजवादी पार्टी को मैं बार बार कह रहा हूं, जो बाईसाइकिल का नारा दे रहे हैं, उसे जनता ने बाय बाय साइकिल कर दिया है, बाय बाय साइकिल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पहले से भाग जाओ पार्टी बता दिया है। इसलिए आज सूबे को, जनता को जल्द से जल्द चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सूबे की 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, ताकि उत्तर प्रदेश की तस्वीर इस बार बहुजन समाज पार्टी बदल देगी आप लोगों की। यह हम सबका वादा है आपसे। हमारे बीच में मुख्य अतिथि आ चुके हैं। मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूं इस बात को कहते हुए कि एक बात याद रखिएगा, ये जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी है, ये संविधान विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी है। अगर इस बार आप लोग सावधानी नहीं बरते तो ये आपका आरक्षण आपसे छीन लेंगे, इस देश के संविधान को खत्म कर देंगे। इसलिए मेरा आप सबसे अपील है और इस शेर के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि तुम्हारे ख्वाहिशों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत के ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यह जनता के घर में आज भी फूटी रकाबी है। खुदा हाफिज।
जय भीम। साथियों, मंच के दाहिनी तरफ जो हमारे साथी खड़े हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि पीछे कुर्सियां पड़ी हैं उन पे बैठ जाए। बहुत बहुत आभार आप सबका। भैया आप सबसे मेरा निवेदन है, गुजारिश है, हाथ जोड़ कर विनती है कि सामने जो कुर्सियां पड़ी हैं उनसे बैठ जाए। माननीय मुख्य अतिथि जी आ चुके हैं। आप सबसे निवेदन है मंच के दाहिनी तरफ जो लोग खड़े हैं। साथियों, आज इधर लखनऊ में मोहनलालगंज विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में स्वजन हिताय स्वजन सुखाय की नीतियों के आधार पर सरकार बनाने के लिए सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र की मंडल स्तरीय जनसभा में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद ब्राह्मण समाज के गौरव और हम सब के अगुआ आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी मंच पे मंचासीन हैं। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत करने का काम करें और मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारा साथियों, अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी और प्रत्याशी जिन्होंने आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद लेकर के आपके बीच में आने का काम किया है, भाई देवेंद्र कुमार पासी जी से, तो वो माननीय मुख्य अतिथि जी को चुनाव चिन्ह हाथी भेंट करके उनका स्वागत करने का काम करेंगे। भाई देवेंद्र पासी जी, अब इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा मंच पे हमारे आशीष चंद्रा श्रीवास्तव जी से कि वो भी माननीय मुख्य अतिथि जी को स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करने का काम करेंगे। आशीष चंद्रा श्रीवास्तव जी से। ये जो मीडिया साथी खड़े हैं बीच में, पीछे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी हैं, आप सभी लोग ताली से स्वागत करने का काम करें। जो साथी हमारे मंच के दाहिने ओर खड़े हैं उनसे सबसे मेरा अनुरोध है कि मंच के सामने आप अपना स्थान ले लें, क्योंकि इधर रास्ता जाम हो जाएगा और पूरे रोड पर हमारे कार्यकर्ता जो खड़े हुए हैं, मुझे अनुरोध है कि आप सभी लोग मंच के सामने अपना स्थान ले लें, क्योंकि रास्ते में खड़ा होना अच्छी बात नहीं है। आप सभी लोग अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हमारे बीच में भाई प्रभारी प्रत्याशी जलीस खान जी हैं, वो भी माननीय मुख्य अतिथि जी को स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करने का काम करेंगे। आप लोग ताली से स्वागत करने का काम करेंगे। जलीस खान जी हमारे युवा नेता कपिल मिश्रा जी को सम्मान करने का काम करेंगे। माननीय नकुल दुबे जी को भी सम्मानित करने का काम करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा भाई सरवर मलिक जी से कि वो भी आए और माननीय मुख्य अतिथि जी को स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करने का काम करें।
मैं सरवर मलिक जी। अब मैं अनुरोध करूंगा मलिक जी से कि माननीय युवा नेता और कपिल मिश्रा जी को 20वीं चिन्ह देकर के सम्मानित करने का काम करेंगे। मैं सरवा मलिक जी। मलिक जी हमारे भाई नकुल दुबे जी पूर्व मंत्री जी को भी स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करने का काम करेंगे। माननीय अरुण द्विवेदी जी को भी मलिक जी सम्मानित करने का काम करें। जो साथी हमारे मंच के दाहिने ओर खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि जो रास्ता है उसको आप लोग बाधित न करें। मंच के सामने बहुत जगह है, अभी आप सभी लोग मंच के सामने आकर के अपना स्थान लेने का काम करें। अब माननीय मलिक जी इंतजार भाभी जी को भी समझने का काम करेंगे। और अब मैं अनुरोध करूंगा कि काफी समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा बार काउंसिल के अध्यक्ष माननीय प्रवेश मिश्रा जी से कि वो आए और हम सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम करें। आप सभी लोग ताली से प्रसाद करने का काम करें। मैं प्रवेश मिश्रा जी। प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद परम आदरणीय परम पूजनीय माननीय सतीश मिश्र जी को और मंच पर विराजमान अपने समस्त अतिथिगणों को, साथ ही साथ में मैं प्रणाम करता हूं मेरे समक्ष बैठे अपने इस विशाल परिवार को, उस परिवार को जिसने एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी की भुजाओं को मजबूत कर बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का ये संकल्प ले लिया है। आज आपके बीच ये गुहार लगाने आया हूं, ये याचना करने आया हूं कि अपने प्रदेश को, अपने उत्तर प्रदेश को आप लोग बचा लीजिए। हमारा उत्तर प्रदेश इस देश में ठीक वही स्थिति है जहां पर इंसानी शरीर में जहां पे हृदय होता है, जहां दिल होता है, उत्तर प्रदेश इस देश में ठीक उसी जगह पे स्थित है। आप दिल का दौरा पड़ने से इस प्रदेश को बचा लीजिए। मैंने सुना है कि ब्राह्मण समाज मस्तिष्क से जन्म लिया है उसने। ये ब्राह्मण समाज का दायित्व है कि जब जब शरीर में कोई गंभीर समस्या उत्पन्न हो तो मस्तिष्क की जिम्मेदारी होती है उसको संभालने की। इस प्रदेश में, इस देश में जिस तरीके से अधर्म हो रहा है उसको रोकने के लिए अगर कोई भी अगर सक्षम है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है, उनके अथवा कोई नहीं। मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूं, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चेयरमैन रह चुका हूं, वर्तमान में सदस्य हूं। मैं अपनी बार काउंसिल की स्थिति आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में जितना पैसा था, हम लोग का जो निजी फंड था, वो हम लोगों ने वकीलों में बांट दिया। जब कोरोना की महामारी से पूरा प्रदेश जब जूझ रहा था तो हम लोग ने अपना सारा फिक्स डिपॉजिट जो है हमने अधिवक्ताओं में बांट दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख में हमारी संस्था पूरी तरीके से लगभग बैठ चुकी है।
हमारे पास कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। अधिवक्ताओं को हम लोग मेडिकल क्लेम, डेथ क्लेम जैसे जो हम लोग उनको स्कीम्स उनको सर्व करते हैं, हम लोग उनको सर्व नहीं कर पा रहे। इसी सरकार ने हम लोग को वादा किया था कि ये हम लोग को 40 करोड़ रुपया देंगे, और आज की तारीख इन लोगों ने 40 नए पैसे हम लोग को नहीं दिए हैं। जैसे ये जुमलेबाजों की, झूठों की जो सरकार है, मैं चाहता हूं अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय सारी बात आप लोग के समझ रखेंगे, मगर इस सरकार पे अब वक्त आ गया है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। मेरा आपसे निवेदन है कि आप आज हमारे बीच जो हमारे मुख्य अतिथि आए हैं उनको आप इत्मीनान से सुने, संकल्पित हों और जाएं। बहुजन समाज पार्टी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा करके बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने की प्रयास करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथियों, अब मैं अनुरोध करूंगा आशीष चंद्र श्रीवास्तव जी से कि वो आए और माननीय गोपाल नारायण मिश्रा जी का सम्मान करने का काम करें स्मृति चिन्ह दे करके। आशीष चंद्र श्रीवास्तव जी। और अब मैं अनुरोध करूंगा नाजर द्विवेदी से कि वे माननीय परेश मिश्रा जी को भी स्मृति चिन्ह दे करके सम्मान करने का काम करें। साथियों, आप लोग काफी समय से इधर बैठे हुए हैं। अब मैं ज्यादा विलंब न करते हुए अनुरोध करूंगा हम लोग के बीच में युवा नेता जो पूरे प्रदेश में नौजवानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, ऐसे युवा साथी कपिल मिश्रा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आए हम कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को संदेश देने का काम करें। माननीय कपिल मिश्रा जी, आप ताली बजाकर अनुसार करने का काम करें। मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य जनों को और खास तौर से जो इतनी भारी तादाद में आप सभी लोग जो आज हमारे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने आए, उनकी बातें सुनने समझने आए, आप सभी को तहे दिल से सादर प्रणाम। साथियों, हमें आदरणीय बहन जी के कार्यकाल को याद करने की जरूरत है। उस समय सभी लोग कितने सुरक्षित थे, खास तौर से इस प्रदेश की महिलाएं। आदरणीय बहन जी से अच्छा महिलाओं का दुख दर्द और कौन समझ सकता है। पर उनके शासनकाल खत्म होते ही इस प्रदेश में गुंडा राज शुरू हो चुका है। आप जब भी कोई भी न्यूज़पेपर डेली उठा के देख लीजिए, कम से कम महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुए, दुराचार हुए की कम से कम 5-6 खबरें डेली छपी होती हैं। इसका वादा करा था इस सरकारों ने। साथियों, पिछले 10 साल से आपके साथ, इस प्रदेश की जनता के साथ सिर्फ धोखा देने का काम किया इस सरकार ने, इसकी पिछली सरकार ने। इन्होंने वादा किया था, हमारे सर्व समाज के सभी नौजवानों से मैं बोलना चाहूंगा, इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन उसके बदले इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। कोरोना काल के वक्त जो लोग बेरोजगार हुए थे उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। कितने लोगों को तो अपने अपने काम दूसरे प्रदेशों से छोड़ के वापस उत्तर प्रदेश में, अपने देश में आना पड़ा था, लेकिन अभी भी वो रोजगार के लिए दर बदर भटक रहे हैं। और जब भी हमारे नौजवान युवा साथी और बेरोजगार भाई बहन लोग
अपने रोजगार की मांग रखने या नौकरी की मांग रखने इस सरकार के पास जाते हैं, तो ये लोग बदले में उनको सिर्फ लाठी और डंडे ही देने का काम करती है सरकार। इसी से आप इनकी मानसिकता के बारे में समझ सकते हैं। वहीं उसी जगह आदरणीय बहन जी जमीनी तौर पे काम करती हैं। उन्होंने अपने शासनकाल के वक्त 23,50,000 नौकरियां देने का काम किया था। आदरणीय बहन जी ने सीएम बनते ही सर्व समाज के सर्व वर्गों के लोगों के लिए एक समान कार्य करा था, जिसमें से सामान्य वर्ग को की भर्तियों पे लगी रोकों को हटाने का काम करा गया था। उनके शासनकाल के वक्त लगभग 1 लाख सफाई कर्मचारियों को भर्तियां दी गई थी। आदरणीय बहन जी हवा में बातें नहीं करती है, जैसे कि ये सरकार जो स्वच्छता अभियान के नाम पे फर्जी प्रचार एडवर्टाइजमेंट कर करके। आदरणीय बहन जी ने टीचरों को भी पूरा मान सम्मान दिया था। उनके शासनकाल के वक्त लगभग 2 लाख टीचरों को नौकरियां दी गई थी और युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए खासतौर से अनेकों स्कूल, कॉलेजेस, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खोली गई थी, ताकि हमारे नौजवान भाई बहन अपना भविष्य जो स्कूल में पढ़ रहे, कॉलेज जा रहे हैं, अपना भविष्य अच्छा और सुरक्षित रख सकें, ना कि इनकी तरह दिखावा देने के लिए जो अभी हमारे कॉलेज के छात्रों को मुझे अभी सुनने में आया कि इन्होंने नई अपनी योजना निकाली जिस पे ये लैपटॉप और कंप्यूटर बांटेंगे। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इनको जो अब ये याद आई है हमारे कॉलेज और स्कूल के बच्चों को मोबाइल फोन और लैपटॉप बांटने की, ये लोग तब कहाँ थे जब पिछले 2 साल से हमारे गरीब भाई बहन जिनके स्कूल बंद थे और मजबूरन घर से पढ़ाई करने का ऑनलाइन के थ्रू सब जगह चल रहा था, तो तब इनके पास ना मोबाइल फोन ना लैपटॉप था, तब इनको नहीं याद आई थी इनको बांटना ही था तो तब देना चाहिए था। अब जब इलेक्शन पास आ रहा है तो ये फर्जी की घोषणाएं कर रहे हैं। 2 साल से हमारे बच्चे, खासतौर से गरीब भाई बहन, वो लोग 2 साल अपनी पढ़ाई में पीछे हो गए इसी मजबूरी के कारण कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी या ये सुविधा नहीं थी। साथियों, इनके झूठे वादे और कई अभी आपके इनके नए स्कीमें और प्रोग्राम्स और पूजा पाठ की कई आपको तस्वीरें और घोषणाएं होते हुए दिखती रहेंगी, जिससे ध्यान आया अभी आपने जेवर एयरपोर्ट का नाम सुना होगा, थोड़ा बहुत चर्चा में था। साथियों, वहां की पूजा पाठ होते हुए काफी आपको फोटोएं भी दिखी होंगी। मैं एक बात बताना चाहूंगा, जेवर एयरपोर्ट का प्रपोजल और उसका जमीन आवंटन आदरणीय बहन जी द्वारा किया गया था और जिसकी अब ये पूजा पाठ करके दिखाना चाह रहे हैं। अगर यही पूजा पाठ इन्हें करनी थी तो अभी से 5 साल पहले जब इनकी सरकार बनी थी तब ये पूजा पाठ वहां जाके क्यों नहीं करी? तब कर लेते तो हो सकता होता कि अभी वहां से हवाई जहाज अपनी उड़ान भी भर रहे होते। अब जब इनका समय खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश में इनका, तब ये अपनी घोषणाएं पूजा पाठ करके आपका मन लुभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भूल गए कि इस प्रदेश की जनता अब बहुत होशियार और स्मार्ट हो चुकी है। अब वो इनके धोखेबाजी में और ये झूठे दिखावटी चीजों में नहीं पड़ने वाली है और इनको बता देना है कि इनका समय अब खत्म हो चुका है। साथियों, आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना है, तो उसके बारे में 2 मिनट में आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि इस समय चाहे बड़ा से बड़ा शहर हो या छोटे से छोटा गांव हो, ज्यादातर हर कोई फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप तो है ही है हर किसी के फोन में, इसके जरिए सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग ये सरकार करती है सिर्फ अपने झूठे प्रचार प्रसार फैलाने में। इसके माध्यम से मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इनका खुलकर विरोध करें और आप सब लोग जो नहीं भी है वो सोशल मीडिया से के माध्यम से हमसे जुड़े। बहुत लोग हैं जो अपनी तकलीफें नई सरकार तक पहुंचा पा रहे हैं या हम तक, इतना बड़ा प्रदेश होने के कारण हम तक नहीं आ पा रहे हैं,
तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ें और अपनी तकलीफ़ें दिक्कतें उसमें रखें। और इस चीज़ का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपकी एक एक तकलीफ़ नोट करी जाएगी और आदरणीय बहन जी तक मैं आपकी तकलीफ़ें पहुंचाऊंगा और उनका प्रयास पूरे से पूरा प्रयास करा जाएगा आपकी तकलीफ़ों का समाधान करने का। ये आश्वासन खुद आदरणीय बहन जी ने मुझे दिया और मेरे आदरणीय पिताजी को दिया है। मैं एक छोटा सा जरिया बनना चाहता हूँ आपकी तकलीफ़ें उन तक पहुँचाने का। साथियों, इसीलिए मैं आप सबसे ज़्यादा वक्त भी नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से यहाँ बैठे हैं मेरी आदरणीय पिताजी की बातें सुनने, उनके विचार सुनने के लिए। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जो जो बातें यहाँ सुने और मेरे आदरणीय पिताजी की बातें जो जो आप समझें, उनको यहाँ छोड़ के नहीं जाना है, उनको अपने साथ लेके जाना है और घर घर जाके उनकी बातों को पहुँचाना है। और इसलिए खास तौर से कि जो भी उसको बताना है, जो भी आपको डराने दबाने की कोशिश करता है, चाहे वो सत्ता के नशे में हो, तो उसको आपको बता देना है कि अब हम डरने वाले नहीं है, ना दबने वाले, क्योंकि आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आने जा रही हैं। जो भी आपकी ये बात सुनेगा तो वो खुद ब खुद डर के अपने घर में या कहीं बिल में छुप के बैठ जाएगा। साथियों, मैं जाने से पहले आप सबको एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोग दूर दूर से आए, हम लोग के विचार सुनने समझने आए। और मैं उसके साथ साथ जिन जिन लोगों ने इस विशाल सभा को इतना कामयाब बनाने की कोशिश करी, जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, उन सभी को मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। और आखिरी में मैं सभी मीडिया चैनल के मीडिया बंधुओं से उनको मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि वो लोग आए, हमारी बातें आपने यहाँ सुनी और लोगों तक पहुँचाने का काम करा। आप लोग के लिए अलग ही रिस्पेक्ट है हमारे दिल में। आप लोग ने खास तौर से कोविड काल के वक्त और जब लॉकडाउन था, जब हम सब लोग अपने घर में सुरक्षित बैठे थे, तब आप मीडिया वाले बाहर निकल के अपने जान की बाजी दांव में लगा के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। और हम सब लोग जो घर में सुरक्षित बैठे थे, उन तक जो चल रहा है वो सब खबरें पहुंचाने का काम कर रहे थे, जिसके चलते हमने कई साथियों को खोया भी। तो मैं आप सबको एक बार फिर से खासतौर से मीडिया वालों को मैं सैल्यूट करता हूं। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि आपका जोश और हौसला देख के हमारी ताकत बढ़ती है। तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग अपने लिए, मीडिया बंधुओं के लिए और ख़ास तौर से पूरी दुनिया के जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं खुद के लिए। इन्हीं बातों से मैं आपसे आगे लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। साथियों, अब मैं नोट करूंगा उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और पूरे उत्तर प्रदेश में सौ समाज को जोड़ने का काम कर रहे और उत्तर प्रदेश में 2022 में बहुजन समाज पार्टी की बहुमत की पूर्ण सरकार बनाने के लिए आदरणीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे माननीय पूर्व मंत्री नकुल दुबे जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हम सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम करें। आप सभी लोग ताली बजाकर करने का काम करें। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय और कांशी राम साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज मोहनलालगंज के इस ऐतिहासिक मैदान में
मंडल स्तरीय इस चुनावी जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा स्रोत, और जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में आज करोड़ों लोगों को यह संकल्प दिलाने में कामयाबी हासिल की है कि 2022 में इस प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती बनेगी। ये संकल्प पूरे के पूरे प्रदेश में जन जन के बीच में पहुंचाने का कार्य किया है। मंच पर विराजमान हमारे परम सम्मानित बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन, सम्मानित पूर्व मंत्री परम आदरणीय गोपाल नारायण मिश्र जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे सम्मानित प्रत्याशी बंधुओं, बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी बंधुओं, अखिलेश अंबेडकर जी और देवेंद्र कुमार पासी जी, जिन्होंने आज अथक परिश्रम करके अपने सभी सम्मानित सहयोगियों के साथ इस बगिया को संवारने सजाने का काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरी बात बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, बहुत थोड़ी सी बातें आप लोग के बीच में कह करके स्थान लूंगा, क्योंकि जिनको सुनने के लिए आप आए हैं उनको सुनने के लिए आप सब लोग आतुर भी है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं जितने भी जनमानस यहाँ पर बैठा खड़ा है चारों तरफ दाहिने बाएं तरफ, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, और सब लोग जहाँ जहाँ पर बैठे हैं, जहाँ जहाँ खड़े हैं, आवाज देकर के बताने का काम करिएगा। अगर मेरी बात से सहमत है तो भी बोलिएगा, अगर मेरी बात से सहमत नहीं है तो भी बोलिएगा, लेकिन बोलिएगा जरूर मेरे भाइयों। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि सन 2017 से लेकर के 2022 के बीच में आज किसान परेशान है कि नहीं परेशान है? सब लोग जवाब दीजिएगा। किसान परेशान है कि नहीं परेशान है? नौजवान परेशान है कि नहीं परेशान है? व्यापारी परेशान है कि नहीं परेशान है? मध्यम वर्गीय परेशान है कि नहीं परेशान है? अरे अगर सब लोग परेशान हो तो आज यहाँ पर तय करके जाओ कि लखनऊ मंडल में जितनी भी सीटें हैं हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती की झोली में डाल करके 5वीं बार क्या दिक्कत है? कितना परेशान होगे भाई? परेशान होने की भी एक लिमिट है, एक भी सीमा है। अगर इन्होंने परेशान करने का ठान लिया है तो हमने भी ठान लिया है कि 2022 में इनको बोरिया बिस्तर बांध करके उनको गंगा की धारा में पहला बहाने का काम हम पूर्ण करेंगे। क्या कहते हैं? हम रोजगार देंगे, रोजगार देने के लिए बड़ा तानाझाना करते हैं। हजारों लाखों लोग बच्चे हमारे नौजवान इम्तिहान देने आते हैं, इम्तिहान देने के लिए कमरों में बैठ जाते हैं, उनका सारा खर्चा हो जाता है और उसके बाद एक शगुफा आ जाता है कि भैया पर्चा लीक हो गया, पेपर कैंसिल। कितना पेपर कैंसिल करोगे भाई? और कैंसिल क्यों करते हो? अरे जब तुमको नियुक्ति देनी ही नहीं है, तुमको अपॉइंटमेंट करना ही नहीं है, तो तुम किस बात के रोजगार की बात करते हो? आप चले जाइए, देख लीजिए, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में एक नया शगुफा छोड़ा गया है अपॉइंटमेंट के नाम पर। अगर आप नगर निगम में देखिएगा, माननीय सतीश मिश्रा जी बैठे हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और स्थानीय निकायों में लाखों की तादाद में हमारे सम्मानित नौजवानों को रोजगार देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने 2007 में करने का कार्य किया था। करके दिखावे। 4.5 लाख का बोर्ड लगा दिया था कि 4.5 लोगों को नियुक्ति दे दी है। जब सब लोगों ने उसको टार्च लगा कर देखना चालू कर दिया तो उन्होंने कहा भाई जल्दी से ये स्टिकर हटा लो। क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट तो 40,000 तो नहीं दिया है। आज उसी नगर निगम में, उसी जल निगम में, उसी बिजली विभाग में, उसी रेलवे में क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर ठेके पे लोगों को रखा जाएगा। ठेके का मतलब क्या हुआ? ठेके का मतलब ये हुआ कि आपको जीवन भर सम्मानजनक जिंदगी जीने का कार्य ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करने देंगे। क्या होगा? जो ठेकेदार का बड़ा साहब बैठा होगा वो आपको बुलाएगा शाम को, जनाब आपने उसके पास तक आने में जरा सी देरी कर दी, तुम्हारी सेवाएं यहाँ से बर्खास्त, तुम नौकरी से बाहर हो। और अगर नौकरी में हो तो 20,000 रुपए की नौकरी देगा
आपको पकड़ाएगा 7,000 और दस्तखत आपसे 20,000 में कराएगा। ये पता लगा लीजिए पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश चलेगा। मैं आप सबसे कह देना चाहता हूँ कि अगर अपने नौनिहालों को रोजगार देना है, किसानों को आय को दुगना करना है, व्यापारियों को चैन से जीने देना है, मध्यम वर्गीय के घर में दोनों वक्त रोटी देना है, उनको दिलाना है, तो सिर्फ आपके इस नाम पर आपके सामने एक नेता है। संकल्प लेकर के जाना मेरे भाइयों, संकल्प लेकर के जाना मेरी बहनों, मेरी माताओं, कि जब तक हम लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश में मुख्यमंत्री कुर्सी पर 5वीं बार नहीं बैठा लेते, हम लोग आज के बाद चैन से बैठने का काम नहीं करेंगे। बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ पर बैठे हैं हम लोग के बीच में, सबको जिताइएगा। और मैं अब आपके और आपके मुख्यमंत्री महोदय के बीच में ज्यादा देर बाधा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कह दूंगा, आज की इस रैली की कामयाबी क्या है? आज इस रैली की कामयाबी ये है कि यहाँ तक जाने के बाद जो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे कहते हैं, आप लोगों के कानों में जो जो बात जाती है उसको गांव गांव घर घर पहुंचाने का काम करिएगा। अगर आपके माध्यम से गांव गांव गली गली ये बात पहुंच गई तो आप मान करके चलिए कि पूरे के पूरे लखनऊ मंडल में ये संदेशा चला जाएगा कि भैया अब तो हाथी चिघाड़ रहा है, हाथी ललकार रहा है, हाथी को कोई रोक पाने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय सतीश मिश्रा जी को, कृपया माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद देते हुए संकल्प दिलाने का काम करें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे बीच में विनय चौधरी जी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पीच देने का काम करेंगे। मैं विनय चौधरी, साथियों आप लोग जोरदार काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, हमारी बहन जी जिंदाबाद, हमारी बहन जी जिंदाबाद, हमारी सुनीता मिश्रा जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बहन कुमारी में जिंदाबाद। यूपी को बचाना है, यूपी को बचाना है। प्रेम बिगड़ जा रहा है। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारे बीच में बैठे श्री पंडित गोपाल नारायण मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी वो अध्यक्ष रहे, श्री नकुल दुबे जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, श्री अरुण द्विवेदी जी, परेश मिश्रा जी जो कि पूर्व चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, जिन्होंने अपनी बात भी आपके सामने रखी, श्री नवीन चंद द्विवेदी जी, श्री देवेंद्र पासी, बबलू प्रत्याशी मोहनलालगंज, श्री विनय चौधरी प्रत्याशी मोहान, श्री लाजवंती कुरील प्रभारी बछरावा, श्री राजेंद्र कुमार गौतम प्रभारी सफीपुर, श्री नागेश्वर द्विवेदी जी जो संयोजक भी हैं और पूरे लखनऊ मंडल को ब्राह्मण समाज की तरफ से देखने का काम भी कर रहे हैं, श्री फैजान खान जी प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी और संयोजक मंडल संयोजक, श्री विनय कश्यप जी मंडल संयोजक, श्री जलीस खान जी प्रत्याशी प्रभारी सरोजनी नगर। यह बहुत ही नौजवान और सरोजनी नगर के हमारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो अब की बार सरोजनी नगर में हम लोगों की जो पहले हम लोगों की जीत हुई थी आज से 5 साल के पहले पिछली सरकार जब बनाई थी, अब की बार फिर से वहां प्रत्याशी के रूप में है, लेकिन ये अब की बार विधानसभा पहुंचने का काम करेंगे, ये तय है। श्री कायम रजा जी जो लखनऊ पश्चिम से हैं, ये भी बहुत ही मजबूत हमारे साथी, बहुत पुराने साथी हैं और अब की बार इनको बहन मायावती जी ने अपना आशीर्वाद दिया है। श्री सलाउद्दीन सिद्दीकी जी जिनको कि बीकेटी से अब की बार बहन मायावती जी ने अपना आशीर्वाद दे करके प्रत्याशी बनाया है और ये भी हमारे बहुत ही मजबूत साथी। श्री सरवर मलिक जी
जो लखनऊ उत्तर विधानसभा से हमारे प्रत्याशी हैं, वो भी आपके बीच में हैं और ये सीट अब की बार अवश्य बहुजन समाज पार्टी की झोली में आने का काम होगा। श्री ठाकुर प्रसाद जी सरेनी से हमारे प्रत्याशी हैं, श्री विवेक कुमार जी सदर बाराबंकी से हमारे प्रत्याशी हैं, श्री आशीष चंद्रा जी लखनऊ मध्य से प्रभारी हैं, श्री अनिल पांडे जी लखनऊ कैंट से हमारे प्रभारी हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लेकर के आज कंटोनमेंट से आपके बीच में आए हैं। श्री राजेंद्र कुमार गौतम जी मुख्य सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल, श्री राकेश गौतम जी संयोजक श्री लखनऊ मंडल, श्री गंगाराम गौतम जी, रामनाथ ब्रिजेश चौधरी जी, बड़ी सुमन जी, हरीश जी, लाल कुमार बाल कुमार जिला अध्यक्ष रायबरेली, इंतजार आब्दी बॉबी मुख्य से हम लोगों के संयोजक हैं और प्रभारी हैं। बहुत बड़े एरिया के हम लोगों के ये प्रभारी के रूप में काम करते हैं। बहुत बहुत पुराने साथी हैं, हमारे खास तौर से बहुत पुराने साथी हैं। श्री मिथिलेश पंकज जी जिला अध्यक्ष उन्नाव बासपा, श्री ललित तिवारी जी एडवोकेट यहाँ की अवध बार एसोसिएशन के एक सीनियर अधिवक्ता के रूप में और उसके साथ साथ में वहां पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी आप चुन करके आए थे। श्री अखिलेश अम्बेडकर जी जो जिला अध्यक्ष हैं और जिनकी देखरेख में ये पूरा आज आयोजन हो रहा है, खास तौर से मैं उनको बधाई देता हूं कि इतनी बड़ी उन्होंने आज यहाँ संख्या में और इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, इसके लिए वो और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। श्री महेंद्र वाल्मीकि जी जो वो भी हम लोगों के बीच में आज आए हुए हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सफाई मजदूर संघ के और इन्होंने हमारे साथ में आगरा में इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को अपनी पुरानी पार्टी को छोड़ करके ये बहुजन समाज पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी, आज हमारे बीच में है। और इन्हीं के साथ में श्री आर बाग जी भी हैं जो कि एक सीनियर अधिवक्ता भी हैं, सर्वोच्च न्यायालय के भी और उच्च न्यायालय दिल्ली के भी। श्री मानवेंद्र आजाद जी मौर्य जो कि हमारी पार्टी में आज सचिव के महासचिव के रूप में भी हैं और पूरे मौर्य समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी इनके हाथों में है और ये बखूबी उसको निभाने का काम कर रहे हैं। श्री अंजनी पांडे जी, यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में जो और हमारे साथी लोग हैं, सबके नाम न लेकर के सभी हमारे कार्यकर्ता, हमारे माताएं बहनें और हमारे हम उम्र के भी साथी तथा मीडिया के साथी भाइयों, मैं अपनी बात शुरू मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं अपने सभी साथियों को कि आज जैसे कि हमारे बहुत से साथियों ने यहाँ पर इसके पहले आपके बीच में घोषणा हो चुकी, लोगों ने पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों ने भी आज बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन संस्था के चेयरमैन हैं जो कि खाली देश में ही नहीं विदेश में भी बहुत बड़ी संस्था है और जिसका पूरी दुनिया में लोग जाने जाते हैं, लोग हैं वहां पर उनके साथी लोग। और वो हैं श्री अमलान विश्वास जी कोलकाता वेस्ट बंगाल से, ये चेयरमैन है विवेकानंद फाउंडेशन के। और इन्हीं के साथ में श्री विकास अग्रवाल जी भी हैं जो वाराणसी के हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद रखते हैं श्री विवेकानंद फाउंडेशन में। मैं श्री अमन विश्वास जी को मैं पार्टी की सदस्यता इनको ग्रहण करा रहा हूं और आपका स्वागत करता हूं। श्री विकास अग्रवाल जी को भी ये दोनों ही लोग हमारी बहुत बड़ी ताकत बन करके उभरने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। और ये तो अभी जो आने वाला समय है इस चुनाव में ये दिख जाएगा कि हम लोगों की बहुजन समाज पार्टी में जो हमारी ताकत बढ़ती जा रही है उसमें ये लोग जो फाउंडेशन के लोग जुड़ रहे हैं, इनका हर जिले में, हर स्थान पर, हर जगह पर कई सैकड़ों की संख्या में लोग जो है इनके जुड़े हुए हैं, इनका कार्य चल रहा है। लेकिन इन्होंने अब की बार ये मन बनाया है ये सोचते हुए, देखते हुए
कि बहुजन समाज पार्टी एक गरीबों के लिए काम करने का काम करती है, सर्वजन के लिए काम करती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, हर धर्म को साथ में लेके चलती है और लोगों को जात पात में बांटने का काम नहीं करती बल्कि जोड़ने का काम करती है। तो इनकी फाउंडेशन ने बहुत गंभीर विचार करने के बाद और इस निर्णय को लिया कि ये आप हमारे साथ में मिल करके और अब की बार उत्तर प्रदेश की जो सरकार बनने जा रही है उसमें बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके ये लोग भी हमारा पूरा साथ देने का काम करेंगे। इनका बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आज हमने जब शुरुआत की थी 23 अगस्त में, हम हर जिले में गए थे। उस समय उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमने जाने का काम किया और उस समय जब 75 जिलों में हम गए थे और 7 सितंबर को हमने वो कार्यक्रम अपना खत्म कर हमारी पार्टी की राष्ट्रीय इस तरह की कोशिशें, इस तरह की छोटी छोटी रुकावटें ये हम लोगों के रास्तों में लोग आते रहेंगे, आती रहेंगी, पर हमको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हम लोगों को आगे बढ़ना है और इस तरह की रुकावटों को हटा करके हमको उत्तर प्रदेश में अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार की स्थापना करती है और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। इसके साथ में ही को चलना है। भाइयों, आज उत्तर प्रदेश का क्या माहौल? चुनाव तो 12 दिन के बाद है। चुनाव तो 2 तारीख या 3 तारीख को घोषणा हो जाएगी। पिछली बार 3 तारीख को हुई थी, अब की बार भी हो सकता है 1 तारीख को कर दे, 2 तारीख को कर दे। वो तो तय करेंगे। कौन तय करेगा? वो तय करेंगे कब घोषणा की जाए, वो तो सरकार तय करेगी। क्यों तय करेगी? क्योंकि वो देख लेंगे अभी कोई और फीता तो नहीं काटना है, कोई और पत्थर तो नहीं लगाना है, कोई और घोषणा तो नहीं करनी है। उनको देखते हुए अगर कोई घोषणा करने से बच गई होगी तो चुनाव उसके हिसाब से घोषणा होगी। लेकिन 10-15 दिन के अंदर तो चुनाव की घोषणा होना निश्चित है और इसलिए ये 10-15 दिन ही आपके पास है। इन 10-15 दिनों में आपको अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है। आपको इनका जो भारतीय जनता पार्टी है और उसके पहले जो समाजवादी पार्टी रही है, इसके बारे में आपको जानना तो आप जान ही रहे, आप खुद ही देख रहे हैं। लेकिन लोगों के बीच में आप तो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं। आज तो कार्यकर्ता सम्मेलन है और कार्यकर्ताओं को क्या है, कार्यकर्ताओं को जानकारी होनी चाहिए कि क्या उनको लोगों के पास पहुंचाना है और क्या बताना है। इसलिए हमारे सभी साथियों ने आपके बीच में कुछ ना कुछ रखा है। वो बातें तो आपने सुनी नहीं होंगी, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ और बातें, मुख्य बातें हैं जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय नेता, हमारी सबकी नेता बहन मायावती जी ने आपके पास पहुंचाने के लिए हमको आपके बीच में भेजा। आपको ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए बनी थी क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो जिस तरह से गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, डकैती, फिरौती, बलात्कार, दंगे, फसाद, हर चीज पूरे उत्तर प्रदेश में होने लगी थी, ये सभी ने देखा था और उससे आजिश हो गए, दंगे फसादों से आजिश हो गए। 1-2 दंगे नहीं समाजवादी पार्टी ने कराए थे। समाजवादी पार्टी ने तो रिकॉर्ड बनाने का काम किया था। 134 दंगे उत्तर प्रदेश में कराए थे। 134 दंगे बड़ी बात होती है, जहां पर उसी के ठीक पहले 5 वर्षों तक बहन मायावती जी की सरकार थी। एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी फसाद नहीं हुआ। तो ये सोचने की बात है कि ये दंगे क्यों हुए और इससे साफ जाहिर हो जाता है कि दंगे होते नहीं है, दंगे कराए जाते हैं। और कराता कौन है? भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये मिल करके दंगे फसाद करा। इन दोनों का उससे फायदा होता है। ये दोनों मिले रहते हैं, चुनाव के समय खास तौर से मिल जाते हैं, चुनाव के पहले मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे बातें करेंगे, ऐसे ऐसे अल्फाज करेंगे एक दूसरे के बारे में जिससे लोग भड़के और भड़कने के बाद इनकी उल्लू सीधा होना शुरू हो। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं इनको, इनकी असलियत जान चुके हैं
ये भी जान चुके हैं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये सबको मालूम हो चुका है। अगर ऐसा नहीं था तो 2003 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही थी, उससे 37 एमएलए तोड़ करके के बाद समाजवादी पार्टी में मिलाने का काम किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन्होंने एक आदेश किया और उसके तहत में 37 एमएलए हम लोगों की पार्टी के ले जाकर के मिलाने का काम किया था उनको, और तब उनकी सरकार बन पाई थी कांग्रेस के समर्थन से, और उस सरकार को चलाने का काम किया। उसके बाद लोगों ने देखा कि किस तरह की सरकार चली। वो बात दूसरी है कि उनके जो 37 एमएलए वो लेकर के गए थे गैर कानूनी आदेश से, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी और सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने भी 5-5 जजेस ने उसको गैर संवैधानिक घोषित किया था। वो इनकी तरफ से ठीक है, पूरे देश के बड़े बड़े वकील इन्होंने खड़े कर दिए थे, 37 वकील 37 विधायकों के लिए खड़े किए थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने और हमारी मुखिया ने हमारे ऊपर विश्वास करके हमको अकेले उनके मुकाबले में खड़ा किया था और अंततः जीत हम लोगों की हुई थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि ये सरकार बनाने का उतावलापन इसमें नजर आता और बिल्कुल गैर संवैधानिक आदेश जारी किया था। आज उत्तर प्रदेश में जो माहौल चल रहा है वो किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जो गुंडागर्दी माफियागिर्दी की थी उसको उखाड़ फेंकने के लिए लोग झूठे वादों में आ गए। किसके झूठे वादों में आ गए? वो भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों में आ गए। और भारतीय जनतावादी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की आज की सरकार में कौन सी उपलब्धि है? एक उपलब्धि छोड़ दीजिए कि अखबारों में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज का भी अखबार हम देख रहे थे, 4 पूरे के पूरे पन्ने माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ में और तरह तरह के वादों के साथ में और तरह तरह की चीजों के बारे में कह करके, जिसमें से एक भी काम नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के 4 पन्ने भरे हुए थे। और 4 पन्नों के बाद जब आगे जाइए फिर उनकी तस्वीर के अलावा आपको कुछ और नहीं दिखेगा, कोई काम नहीं दिखेगा, सिर्फ मुख्यमंत्री जी का चेहरा दिखेगा आपको। और वो चेहरा भी क्यों दिखाया जाता है? उसके लिए 300 करोड़ रुपया महीना खर्चा हो रहा है। 300 करोड़ तो आरटीआई की दरखास्त में निकला कि 300 करोड़ खाली विज्ञापन में जा रहा है, और वो भी अखबारों के विज्ञापन में। जो टीवी और टेलीविजन में दिखाया जा रहा है वो तो उससे कहीं ज्यादा करोड़ों में है। ये 300 करोड़ रुपए खर्च करके बताया जा रहा है कि बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बड़ा अच्छा काम चल रहा है और बड़े उपयोगी मुख्यमंत्री हैं। क्या उपयोग है? क्या उन्होंने करके दिखाया? क्या उत्तर प्रदेश में किया है? कौन सा व्यक्ति खुश है उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार में? कौन सा वर्ग खुश है? आप ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, इनकी सरकार में महिलाएं उत्पीड़न हो रहा है। हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार उत्तर प्रदेश में, ये तो इनकी रिपोर्ट कहती है। क्या यही इनकी देन है? हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार हो उत्तर प्रदेश में और उसके साथ में दुराचार हो, ये मुख्यमंत्री की देन है? या ब्राह्मणों की हत्या, 500 से ज्यादा हत्याएं ब्राह्मणों की और उसके बाद 100 से ज्यादा इनकाउंटर, क्या ये इनकी देन है? इसी के लिए बहुत खुश होते हैं, वो बताते हैं कि हम बहुत खुश हैं। किस तरह से अल्पसंख्यक समाज के लोगों के ऊपर दहशतगर्दी और दबंगई दिखा करके और बुलडोजर चलाते हुए बड़े चेहरा खुशी का दिखाते हैं मुख्यमंत्री जी। क्या यही इसी के लिए हम लोगों ने इनकी सरकार बनाई थी? किस तरह से किसानों को दबाने का काम किया, किस तरह से किसानों के ऊपर 3 काले कानून ला करके और 700 किसानों की बलि ले ली। 700 किसान माने रखते हैं, 700 किसानों की बलि इन्होंने चढ़ा दी है। और उस 700 किसानों के साथ साथ में 4 लोगों को तो रौंद करके और सोची समझी रणनीति के तहत में साजिश के साथ में उनको रौंद करके कुचल के मारने का काम भी इन्होंने किया है। क्या यही संवेदनशील सरकार है? क्या यही बहुत अच्छी सरकार है? यहां के बेरोजगार के लोग जिनसे वोट लेने का काम किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, क्या उन्होंने इसलिए इनको वोट दिया था कि नौकरी की जगह उनको लाठियां खानी पड़ेंगी, उनको अपने सर फुड़वाने पड़ेंगे? सर में कितना खून निकला
ये देखना पड़ेगा, घर वालों को दिखवाना पड़ेगा। ये इसलिए इनको वोट देने का काम किया गया था, जिन्होंने वादा तो किया था कि हम नौकरी देने का काम करेंगे। हर तरफ से नौकरियां बंद करने का इंतजाम कर दिया। किस तरीके से अध्यापकों के लिए, अध्यापकों के ऊपर हमलावर हुए। अध्यापकों के ऊपर हमलावर होते होते इन्होंने जब उनसे वादा किया था, पहले समाजवादी पार्टी ने वादा किया था कि हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको जो जहां पर ऐसे अध्यापक हैं जहां उनको नहीं मिलता है, वित्तविहीन शिक्षक कहलाते हैं, उनसे कहा था कि हम आपको मानदेय देंगे, अच्छा मानदेय देंगे। समाजवादी पार्टी का धोखा खाए वो लोग, 20 लाख से ऊपर अध्यापक ऐसे। तब वो भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच गए, क्योंकि इन्होंने वादा कर दिया कि हम देंगे। जब 4.5 वर्ष हो गए और नहीं दिया, तो क्या दिया इन्होंने उनको? जब वो विधानसभा घेरने के लिए आए तो उनके ऊपर भी लाठियां चलाने का काम किया, उनका भी सर फोड़ने का काम किया। और जब महिला ने, एक उसमें से जो अध्यापिका थी, उसने जा करके विधानसभा के सामने अपना सर मुड़ा करके ये कहा कि हम इस सरकार की अंत्योष्टि घोषित कर रहे हैं, अपना सर मुड़ा करके, तो ये मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं अगले दिन? मुख्यमंत्री जी जो कि कहते हैं कि हम तो महात्मा हैं, हम तो धर्म के ठेकेदार हैं, हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा है नहीं इस देश में, हम तो अगले प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं अगले। और इस बात को घोषणा उनके साथी लोग करते चलते हैं कि 2 साल और इनको देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, उसके बाद तो पूरा देश इनको देखेगा अगले 2024 में, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और ये प्रधानमंत्री बनने का काम करेंगे। क्या यही ऐसी सोच के लोगों को आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहेंगे? जो लोग ये कहते हैं उस अध्यापिका के बारे में, जब उसके बारे में मीडिया के लोगों ने पूछा कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में जो उसने सर मुड़ा लिया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि ये अध्यापक लोग जो हैं ये पिछले जन्म के पापी हैं, इन्होंने पिछले जन्म में पाप किए थे और चूंकि पाप किए थे इसीलिए इस जन्म में अध्यापक बने हैं, और अध्यापक बने हैं तो इनको तो भुगतना ही पड़ेगा, पिछले जन्म के पाप को तो भुगतना ही पड़ेगा। और इसलिए इनको अगर लाठियां पड़ रही हैं, इनके साथ में इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो इसके लिए ये हकदार हैं और इनको मिलना चाहिए। अध्यापकों के लिए ऐसी बात करना जो कि हम लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, जिन्होंने हमको पढ़ा लिखा के हम लोगों को सबको बड़ा किया है, और उनके बारे में ऐसी सोच रखना, ये क्या एक जिसको कि हम लोग कहते हैं कि ये तो योगी हैं, ये तो महात्मा हैं, ये तो धर्मात्मा हैं, ये तो पीले वस्त्र पहनते हैं, ये तो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, और इसलिए आप इनके सामने नतमस्तक हो जाइए। ये राजा नहीं, ये महाराजा हैं, ये तो कहलाते भी अपने को महाराज हैं, और ये महाराज, इनके आप सामने नतमस्तक हो जाइए। और क्या ऐसे ही लोगों के सामने नतमस्तक होने की जरूरत है लोगों को? क्या ब्राह्मणों के ऊपर जो हो रहा है किसी से छुपा नहीं है? क्या किस तरह से लोगों को आपस में लड़ाने का काम हो रहा है किसी से छुपा नहीं है? कैसे जात पात की बात हो रही है देखा नहीं लोगों ने? किस तरह से एक जाति विशेष को लेकर के खाली उनको समझ में आता कि बस यही उत्तर प्रदेश के जाति विशेष के लोग जिसके वो खुद हैं, यही लोग को इस प्रदेश में चलना चाहिए, सबको चलना चाहिए। हमारी सरकार, हमारी पार्टी तो कहती है किसी भी जात के लोग हों, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, और करते ही नहीं हम लोगों ने करके भी दिखाया 2007 में। इनकी तरह नहीं कि ये हमारे माफिया हैं, ये हमारे डॉन हैं, ये हमारे लोग हैं, इनको ये हमारे अपराधी हैं, इनके ऊपर पुलिस वालों को निर्देश कि इनकी तरफ आंख उठा के मत देखना, वरना तुमको बाहर करने का काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं था तो हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में जिस लड़की के साथ में बलात्कार हुआ, दलित महिला के साथ में, दलित लड़की के साथ में, हम लोगों की बेटी के साथ में, जिला अधिकारी से कहा कि देखो हम देख रहे हैं और तुम्हें आदेश है कि इनके घर वालों को नहीं मिलना चाहिए। इनके घर वालों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि इसमें जो लड़के हैं, जो लोग हैं, वो हमारे अपने हैं, हमारे लोग हैं, हमारी है। ये तो ठीक उसी प्रकार की बात इन्होंने करी जैसे श्री मुलायम सिंह देना चाहिए। इस तरह की सोच चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इस तरह की सोच
रखने वाली पार्टी और इसके मुखिया आप एक रेणु शर्मा नाम की महिला जो कि जिला पंचायत और उसकी पूर्व प्रमुख भी रह चुकी है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे नाराज हो गए और वो ब्राह्मण थी। ब्राह्मण तो जैसे देखते ही इनका दिल जल जाता है, ब्राह्मणों का नाम सुनते ही इनको उलझन होने लगती है एकदम से कि ये क्या सुन रहे हैं हम। और वो महिला ब्राह्मण थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, जैसे दलितों से घृणा वैसे ही ब्राह्मणों से घृणा, और उस महिला को इन्होंने जेल में भेजने का काम किया, गलत अपराध में लगा करके मुकदमा दर्ज करके। लेकिन उसके बाद बेल हो गई। जब बेल हो गई तो आदेश पहुंचा लखनऊ से कि बेल हो जाने दो, लेकिन इसको बाहर नहीं आने देना है। 15 दिन तक बेल हो जाने के बाद भी उस महिला को जेल से बाहर आने नहीं दिया गया। और कब आने दिया गया? जब रेणु शर्मा की मृत्यु हो गई जेल के अंदर, तब उसको मृत शरीर को ही जेल से बाहर लाने का काम इन लोगों की सरकार ने किया। ये उसी प्रकार से जैसे वहां से शादी हो करके एक घर में पहुंची 16.5 साल की लड़की, उसकी 2 दिन पहले शादी होती है, उसके हाथों की तो मेहंदी भी नहीं छूटी थी, और उसके बाद उसके पति का तो एनकाउंटर कर दिया, उसके और लोगों का एनकाउंटर कर दिया और सब कुछ कर दिया, लेकिन उस लड़की को भी नहीं बख्शा। और उस 16.5 साल की लड़की को उठा ले गए, 10 दिन तक अज्ञात स्थानों पर रखा, क्या किया उसके साथ किसी को नहीं मालूम। उसके बाद उसको जेल में बंद करने का काम किया। आज 1.5 वर्ष हो गए, 29 जून 30 जून पिछले वर्ष की बात है, 1.5 वर्ष हो गए की बेल नहीं होने दी है। झूठे फर्जी कागजात बना करके मुख्यमंत्री का सीधे सीधे निर्देश कि इसकी किसी भी हालत में इसको जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, अगर आना है तो रेणु शर्मा की तरह ही इसका शरीर बाहर आना चाहिए। इस तरह की सोच इनकी है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जहां के मुख्यमंत्री खुद हैं, वहां पर होटल के अंदर घुस करके, और एक कानपुर के उद्योगपति जो वहां पर गया था किसी काम से, होटल में घुस करके दरवाजा तोड़ करके रात के 12 बजे उसको गोली मारने का काम किया। उसी तरीके से जैसे बुंदेलखंड में महोबा में एक ब्राह्मण व्यापारी को उसकी गाड़ी में रोक करके आईपीएस अधिकारी ने गोली मारने का काम किया, और उसके बाद आज तक वो आईपीएस अधिकारी 1.5 वर्ष हो गए हैं और इनकी पकड़ में नहीं आ रहा है। अगर कोई और होता, 1.5 वर्ष तो छोड़िए, 1.5 दिन के अंदर एनकाउंटर तो हो ही जाता, घर भी तोड़ दिया जाता, बुलडोजर चला दिया था, पूरे खानदान के लोगों को उठा करके ला करके सड़क में गाड़ी पलटा करके और उनको मरवाने का काम हो चुका होता ये उनके साथ में। लेकिन यहाँ 1.5 वर्ष हो गए हैं, एक आईपीएस अधिकारी जो है उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। लखनऊ में इस तरह का कांड हुआ। वकीलों के साथ में क्या हो रहा है, पूरे प्रदेश में वकीलों के साथ में किस तरह से उनके ऊपर खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। जरा सी कोई बात मुखर होकर के कह देता है, उसको मार दिया जाता है। गोरखपुर जहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां के वरिष्ठ अधिवक्ता को गोली से मार दिया गया। क्यों? क्योंकि बड़े मुखर थे, सरकार के खिलाफ बोल देते थे, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल देते थे। इतनी हिम्मत, मार दिए गए। इलाहाबाद में गोली मार दी गई वकील को, लखनऊ में 3-3 हत्याएं कर दी गई, कानपुर में अभी कल के रोज परसों मार दिया गया वकील। तो कौन इस समय इनकी सरकार में सुरक्षित है? कौन इनके यहां बचा हुआ है? किसको इन्होंने छोड़ रखा है? और कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। हम तो पूरे प्रदेश को एक ऐसे रास्ते में ले चल रहे हैं जहां पर ऐसा ना कभी भूतो और कभी भविष्य में ऐसा कोई मुख्यमंत्री आएगा जिसने इतना विकास किया। सही कहते हैं, न पहले कभी कोई आया होगा और न आगे कभी कोई आएगा जितना विनाश इनके कार्यकाल में हो रहा है। इन्होंने तो समाजवादी पार्टी को भी पीछे छोड़ने का काम कर दिया है। जो विकास का काम बहुजन समाज पार्टी के द्वारा हुआ पूरे प्रदेश में, वो किसी से नहीं छुपा है। आज क्या हो रहा है, जो प्रोजेक्ट हमारे थे, जो कार्य हमने शुरू किया, उनको लेकर के 10वें साल 5 साल के जब आखिरी समय आ गया तो दौड़ करके उसमें एक पत्थर लगाया जा रहा है, दोबारा से पत्थर लगाया जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे का पत्थर, गंगा एक्सप्रेस की योजना, एक्सप्रेसवे की योजना बहन मायावती जी द्वारा
लाई गई थी, बनाई गई थी और क्रियान्वयन भी करी जा रही थी बहुत लंबी गंगा के किनारे किनारे, इस सोच से कि पूरा गंगा किनारा जो है वो जो लोग रहते हैं वो वहां पर सुखाली हो जाए, खुशहाली हो जाए, वहां की बेरोजगारी खत्म हो जाए, लोग जो हैं वहां के पलायन न करना पड़े मजदूरों को, और गंगा की सफाई हो जाए, जिसके नाम पे झूठा हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया लोग निकाल लेते हैं, जैसे अयोध्या के मंदिर के नाम पे लेते हैं, उसी तरह से गंगा की सफाई के नाम पे भी निकालने का काम करते हैं। ये वो पार्टी है जो धर्म के नाम पे हर चीज को लूटने का काम करती है। लेकिन बहन मायावती जी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का पत्थर जो आज से 13 साल पहले लगाया गया था और योजना बनाई गई थी, उसमें एक शब्द भी कहते नहीं बना कि ये उनका प्रोजेक्ट है, और इसको रोकने का काम जो है हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने PIL दाखिल करके उच्च न्यायालय में रुकवाने का काम किया था। ये एक शब्द भी कहना चाहिए था। समाजवादी पार्टी ने आकर के उसको रोकने का काम किया था, ये भी कहना चाहिए था, और फिर कहना चाहिए था कि इस प्रोजेक्ट को अब हम समझ रहे हैं कि नहीं अच्छा प्रोजेक्ट था, हमसे गलती हुई, रुकवा करके और इसको हम लेने के। समझ में आती बात। बहन मायावती जी ने तो उसको नोएडा से लेकर के और बलिया तक की योजना बनाई थी, इन्होंने तो टुकड़े कर दिए उसके, और कहा कि मेरठ से लेकर के और हम इलाहाबाद तक, हम प्रयागराज तक ले जाने का काम करेंगे। इनकी जो सोच है, इनकी जो नकल है, वो भी पूरी नहीं कर पाते हैं। जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट आपने देखा, कितना बड़ा, कितने हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके जेवर एयरपोर्ट के बारे में इन्होंने प्रदर्शन किया, फीता काटा, हम पत्थर लगा रहे हैं। अरे जेवर एयरपोर्ट तो बहन मायावती जी की देन है, ये तो पूरे देश को मालूम है। सारी जमीन सब कुछ तो उसी समय लेकर रखी गई थी, लेकिन उसको भी समाजवादी पार्टी ने रोकने का काम किया था, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने रोके रखा। अब जब चुनाव आ गए तो उनको कुछ दिखाना है कि हम काम कर रहे हैं, तो बहन मायावती जी के जो कार्य थे उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ने की, दिखाने की कोशिश हो रही है, और खाली पत्थर लगाने की कोशिश। आखिरी महीने में पत्थर क्यों लगा रहे हैं आप? आपने ये जब सरकार बनी थी तब क्यों नहीं लगाया? बहन मायावती जी की तरह क्यों नहीं किया? आते ही उन्होंने जितने भी कार्य करने थे उन्होंने आते ही शुरू कर दिए थे। उन्होंने विकास की गंगा अगर बहाई थी पूरे प्रदेश में तो आते ही शुरू करा था, और 5 साल में खत्म करने का काम किया था। उन्होंने 29,500 गांवों को जो डॉक्टर अंबेडकर ग्राम के नाम से जाने थे, उनका समग्र विकास करने का काम किया था। उन्होंने 29,000 प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया था। उन्होंने 5,500 जूनियर हाई स्कूल बनाने का काम किया था। 2,500 हाई स्कूल बनाने का काम उत्तर प्रदेश में किया था। उन्होंने खाली यही नहीं, हर जगह, हर गांव में जाकर के उसका विकास करवाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने का काम किया था। आधा दर्जन यूनिवर्सिटियां देने का काम किया था, और अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी दी थी, चाहे अरबी फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ की हो, या डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जो विकलांगजनों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनी है, वो बहन मायावती जी की देन है, जैसे कि नोएडा की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और ऐसी यूनिवर्सिटियां जिनका विश्व में नाम हो रहा है, अपने आप विश्व में अकेली यूनिवर्सिटियां हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाने का काम किया। मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, जिले जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, हॉस्पिटल बनाने का काम किया, नए हॉस्पिटल बनाए, इनकी तरह नहीं, मेडिकल की व्यवस्था देने का काम किया। कोरोना के दौरान कैसे लोग मरे हैं सबने देखा। कोरोना के दौरान कैसे लोगों को सड़कों में चलते चलते मौत हुई है, लोगों की अस्पताल के सामने खड़े खड़े मौत हो गई, लोगों को जगह नहीं मिली, डॉक्टर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन से लोग मर गए, बगैर ऑक्सीजन के मर गए लोग। और ये कहते हैं विधान परिषद में, कहते हैं कि ऑक्सीजन से एक भी व्यक्ति नहीं मरा, एक भी व्यक्ति नहीं मरा। इस तरह का वक्तव्य देने का काम करते हैं। क्या जनता आंख बंद किए हुए ये सोचते हैं? वो उसने देखा नहीं है किस तरह का मंजर उसने देखा है कि मौतें ऐसे हुई कि घाट में जगह नहीं मिली, लकड़ी नहीं मिली जलाने की, और लोगों को जो है गंगा नदी में इन्होंने फेंकने का काम किया, बालू के अंदर डालने का काम किया, किस तरह से जानवर वहां नोच खसोट कर रहे थे वो भी लोगों ने देखने का काम किया। और ऐसे ऐसे बीभत्स लोगों ने दृश्य देखे जो कभी नहीं सोच सकते थे, वो इनकी देन थी। और ये कहते हैं कि अपनी पीठ थपथपा के कि हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। टीचरों के लिए, नौकरी के लिए, हमारे साथियों ने आपके बीच में पहले ही बात कर दी है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप बताइए इनके पेपर लीक कैसे होते हैं?
पेपर लीक इन्हीं की सरकार में क्यों होते हैं? अभी टीईटी के पेपर लीक हो गए, लोग 50 लाख लोगों ने बैठ करके इम्तिहान दिया, इनको लाखों करोड़ रुपया इनको देने का काम किया कि चलिए आपको हम दे रहे हैं, अपने फॉर्म का पैसा लिया इन्होंने और उसके बाद पेपर लीक हो गया। जब इम्तिहान दे के बाहर निकले, आप लोगों ने भी देखा कैसे लोग बैठ करके लड़कियां और लड़के रो रहे थे कि उनकी पूरी उम्मीद पे पानी फिर गया। और इस तरह का पहली बार नहीं हुआ। इनको चूंकि नौकरी देनी ही नहीं है, नौकरी देनी है तो ठेकेदारों के माध्यम से देनी है, इसलिए ये तरह तरह का इसी तरह का काम करते हैं। इसके पहले भी इनकी सरकार में 2017 में सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ, 2018 में यूपीपीसीएल पेपर लीक हुआ, 2018 में अधीनस्थ सेवा पेपर लीक हुआ, 2018 में ही स्वास्थ्य विभाग में भी पेपर लीक हुआ, 2018 में ही नलकूप ऑपरेटर का भी पेपर लीक हुआ, 41,520 सिपाही भर्ती में पेपर लीक हुआ, 59,000 शिक्षक भर्ती में जिसके लिए आज तक शिक्षक जो हैं वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इनकी लाठियां भी खा रहे हैं, वहां भी पेपर लीक हुआ। 2021 में बीएड का पेपर लीक हुआ, 2021 में पेट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ। इन्होंने छोड़ा किस चीज को? इन्होंने आज के नौजवानों को बेरोजगार करके जहां जहां सरकारी उपक्रम थे उनको तो उन्होंने चुनिंदा उनके जो खास उद्योगपति हैं उनके हाथों में बेच करके और प्राइवेटाइजेशन करके ठेके में देने का काम कर दिया। जैसा श्री नकुल दुबे और कपिल मिश्रा ने कहा कि हर जगह नौकरी खत्म करने का काम किया। इन्होंने नौकरी देने की कहां जगह छोड़ी? कोई जगह इन्होंने नौकरी देने की नहीं छोड़ी है। सब चीजें बेचने का, आपकी जो संपत्तियां थी देश की, वो इन्होंने प्राइवेट हाथों में बेचने का काम। आज बैंक के कर्मचारी 2 दिन से हड़ताल में हैं और बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उनके लोग कह रहे हैं कि हम अपने लिए नहीं हड़ताल कर रहे हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। 80 लाख से ज्यादा कर्मचारी आज जो बैंक के हैं उनकी नौकरी जाने की बात हो रही है। पर उन्होंने क्या कहा मीडिया से? उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो घोटाला है, इसके पीछे जो षड्यंत्र है, उसको समझने की जरूरत है। इन्हीं बैंकों में के द्वारा गरीबों को लोन मिलती है, इन्हीं बैंकों के द्वारा जो सरकारी बैंक हैं लोगों को कर्ज मिलते हैं। किसको? गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, और इनको यही बैंक देती हैं। और क्या प्राइवेट बैंक ने आज तक किसी को लोन दिया है? किसी गरीब को अपनी बैंक के अंदर घुसने भी दिया है? न घुसने दिया है, न आगे घुसने देगी। लेकिन इन बैंकों को खत्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जो डिपॉजिट हैं उनमें पहले ये घोटाला कराते हैं। घोटाला करा करके 2 लाख करोड़ रुपया सालाना घोटाला हो रहा है इन बैंकों में, और घोटाला करा करके उन बड़े उद्योगपतियों को जो घोटाला करते हैं उनको विदेशों में भेज देते हैं और उनसे कहते हैं वहां चैन से रहो, सुख से रहो, अपना काम करो, तुम परेशान नहीं हो, हम तुम्हारी देखभाल यहां भी करते थे और विदेशों में भी करते रहेंगे। और इन बैंकों में घोटाला करके, इन बैंकों को कंगाल करने के बाद वहां की बैंकों को कौड़ी के दामों में बेचने की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, क्यों कोई खरीदेगा एक कंगाल चीज को? जो बीमारू रोजगार होगा उसको क्यों कोई बड़ा उद्योगपति खरीदेगा? लेकिन वो लोग तो बैंक खरीदना चाहते हैं, वो तो बैंक के पीछे पड़े हुए हैं और बैंक को लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके पीछे ये बैंक की जो देने की जो नियत है सरकार की कि उनके हाथों में दे दें, वो जानते हैं कि बैंक वाले भी जान गए, बैंक के कर्मचारी भी जान गए कि वो इनको ये बीमारू बना करके और उनके हाथ में अरबों अरबों करोड़ों की ये संपत्ति भी, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन दे दिया, ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन दे दिया, रेलवे दे दिया, बिजली घर दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए, इसी तरह से इसको भी देना चाहते हैं। इसी तरह से किसानों की जमीन लेना चाहते थे। किसानों से कहा हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। क्या 2 गुना करा इन्होंने? गन्ना किसान, उससे कहा था कि तुम हमारे साथ में आ जाओ, हम तुमको वोट दो, हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। समाजवादी पार्टी ने 15 रुपए बढ़ाए थे, हम तो 2 गुना कर देंगे। इन्होंने क्या किया? 1 नया पैसा नहीं बढ़ाया। 1 महीने पहले जब चुनाव आ गया सर पे, तब 25 रुपए बढ़ाने का काम किया है, 5 रुपया सालाना के हिसाब से बढ़ाया। बहन समाजवादी पार्टी ने 15 रुपए बढ़ाए थे। बहन मायावती जी ने कोई वादा नहीं किया था, लेकिन चूंकि गरीब हो
चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, जो भी हो, वो उनके दिल में बसते हैं, उनके बारे में वो सोचती हैं 24 घंटे। उन्होंने अपनी सरकार में उनका दाम 2 गुना बढ़ाने का काम किया था। अकेले बहन मायावती जी की ऐसी सरकार थी, 2 गुना देने का काम किया था। मिल मालिकों ने जिन्होंने पैसा रोक रखा था, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था बहन मायावती जी ने, और जेल के दरवाजे उनको फोटो करके भिजवा दिया था इन मिल मालिकों को कि अब तुम्हारी अगली जगह 48 घंटे के बाद ये है। और 48 घंटे नहीं बीते थे, उनका एक एक नया पैसा जो लगभग 15,000 करोड़ रुपया बकाया था, उन मिल मालिकों ने उनके खातों में पहुंचाने का काम किया था। और आज की सरकार है जो कि उनको खाली मारने का काम, कुचलने का काम, 700 लोगों की जो है मौतें हो गई, उनका शहादत लेने का काम ये सरकार वो काम करती है। इसलिए भाइयों, हमारा आपसे ये कहना है कि इन सब बातों को ध्यान में रखिए। जो हमारे साथियों ने बातें कही हैं उनको भी ध्यान में रखिए, और ध्यान में रख करके इन बातों को अपने पास सीमित मत रखिएगा। जैसा नकुल दुबे जी कह रहे थे कि इनको अपने साथियों के पास ले जाइए, अपने घर वालों के साथ में मिल करके, और आप जो इसको गांव-गांव में, घर-घर में पहुंचाने का काम करिए। हमसे लोग कह रहे थे कि आपकी पत्नी भी आजकल चुनाव में महिलाओं के बीच में जा रही हैं, आपके पुत्र भी जा रहे हैं, हमारे जो परेश मिश्रा जी हैं महतमाद वो भी जा रहे हैं, तो ये क्या है, परिवार वाले क्यों? मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, सबसे कहना चाहता हूं कि हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हैं, बहन मायावती जी में आस्था रखते हैं। इन लोगों को ना कोई चुनाव लड़ना है, ना कोई राजनीति से मतलब है, लेकिन ये इस चुनाव में बहन मायावती जी के हाथ मजबूत करने के लिए हमारे साथ में मिल करके और हमारे हाथ बटाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा अपने साथियों से, अपने वर्करों से, कि आप लोग भी अपने पूरे परिवार को, घर वालों को लेकर के, बच्चों को लेकर के, लड़कों को लेकर के, घर की महिलाओं को लेकर के मैदान में निकल पड़िए, और हम देखते हैं कैसे बहुजन समाज की सरकार नहीं बनती। आप भी बाहर निकलिए, आप भी इसी तरह से आगे चलिए, और लोगों की परवाह मत करिए कि अरे ये तो अपने परिवार को लेकर के चल रहे हैं। हम लोगों का परिवार बहुजन समाज पार्टी पूरी की पूरी हमारा परिवार है, और हम उनके बारे में सोचते हैं, हम लोग उनके लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए जो भी हमारे परिवार के लोग हों, जो बड़ा परिवार है उसके लोग हों, सभी लोग, हमारा आह्वान उनको होता है कि आप लोग भी निकलिए और हमारे साथ में हाथ बटाने का काम करिए। और इसीलिए मैं आप सबसे ये विश्वास के साथ में यहाँ से जाने के पहले विश्वास दिलाना चाहूंगा आपको कि अब की बार सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में आना निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये भी चाहूंगा कि अगर आप हमारी बातों में हमारे साथ में हैं, आपको अगर हमारी बातें समझ में आ रही हैं और आप हमारे साथ में उसमें हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप भी अपने दोनों हाथ खड़े करके और हमको इशारा करने का काम करिए कि आप लोग हमारे साथ में हैं, और बहुजन समाज पार्टी का सरकार और बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का आप संकल्प ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। हम लोगों की प्रभारी है श्री अंजलि मौर्य जी, ये बैठेगी और ये हम लोगों के बीच में बहुत ही जुझारू नेता। उम्मीद है कि आगे बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने का काम अवश्य